हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के ऊपर। कंपनी का आईपीओ आया था 338 से 340 की रेंज में और आईपीओ के बाद लिस्टिंग एक अच्छे प्राइस पे हुई थी, लगभग डबल के आसपास लिस्ट होता है और फिर स्टॉक वहां से जबरदस्त गिरावट करके 70% टूट जाता है अपने हाई से और 280 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ इस कंपनी में वो समझेंगे, लेकिन आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो उसके ऊपर आप भी कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से स्टॉक पे वीडियो चाहिए। कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी उस पर एनालिसिस लाया जाए और जो भी हम वीडियो में बात करेंगे वो एजुकेशन पर्पस, नॉलेज शेयरिंग और ज्ञान बढ़ाने के तरीके के तौर पे देखनी है। किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करना ना भूलें या अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ही डिसीजन लें। इस वीडियो को देखकर सिर्फ आप ज्ञान बढ़ाने के लिए काम में लें, किसी टाइप से बाय सेल होल्ड का डिसीजन लेने की गलती ना करें। अब हम इस वीडियो पे चलने वाले हैं, ध्यान रखिए मैं यहाँ पे कोई न्यूज़ के ऊपर बात नहीं करने वाला। हम उस चीज़ पे बात करेंगे कि जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो चार्ट पे और फंडामेंटल के जो डाटा है उनको देखकर कि हम डिसीजन क्या ले सकते हैं। क्योंकि कंपनी के इंटरनल इश्यूज क्या है, क्या चल रहा है, वो एक आम आदमी को कौन बताएगा और कैसे वो एक्सेस कर पाएगा। ना ही वो पॉसिबल है और ना ही एक आम आदमी इतना इन्वॉल्व हो सकता है एक छोटी कैपिटल के साथ। तो हम बात करेंगे कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों देखकर डिसीजन क्या ले सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक आपके सामने चल रहा है, कंपनी का चार्ट आपको दिख रहा होगा, उसके बाद फंडामेंटल भी देखेंगे। पहले जनरल नॉलेज के लिए देख लीजिए, 720 के लगभग लिस्ट होता है, उसके आसपास लिस्ट होने के बाद ये अपने हाई से 70% टूट गया और अभी लेवल उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसी के आसपास। आईपीओ प्राइस था 338 से 340 की रेंज, जो कि 2020 सितंबर के अंदर आया था आईपीओ इस कंपनी का। अभी उससे भी नीचे के वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ और आज की डेट में क्या करें? जिन्होंने आईपीओ पे बेचे नहीं वो क्या करें, जिन्होंने यहां ले लिए वो क्या करें, जो अभी लेना चाहते हैं वो क्या करें? सारे डिसीजन हम लेने वाले हैं, समझने वाले हैं, नॉलेज बढ़ाएंगे। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो मैं लेके चलता हूं आपको फंडामेंटल। तो अब फंडामेंटल डाटा हमारे सामने है, इसको ध्यान से देखिए। कंपनी करती क्या है? केमिकल्स बनाती है। कौन से केमिकल्स? एचएमडीसी एंड सीएमआईएस। ये दोनों केमिकल कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये दोनों केमिकल यूज होते हैं फार्मा के अंदर और इसके कस्टमर भी बहुत बड़े बड़े नाम है, लॉरस लैब, ऑरबिंदो फार्मा, ये सारे हैं। इसके अलावा ये ब्रोमाइड्स बनाती है जो कहाँ काम आते हैं? ऑयल फील्ड इंडस्ट्री के अंदर। इनके अलावा एक काम और करती है जो कि हो गया एग्रोकेमिकल बनाने का काम। एग्रोकेमिकल भी कंपनी बनाती है, उसका भी बिजनेस इसका है। कंपनी के पास मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये ध्यान रखिए, 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस कंपनी के पास है। आगे चलते हैं, कंपनी के डाटा को कंप्लीट समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअल बिजनेस है क्या। ध्यान से देखिए, और एचएमडीएस जो है केमिकल, उसके अंदर 10% ग्लोबल मार्केट शेयर है, इंडिया नहीं ग्लोबल मार्केट शेयर। 40% मार्केट शेयर सीएमआईएस का कितना है? मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सीएमआईएस की इंडिया में एंड द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ एचएमडीएस इन इंडिया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आगे बात करें तो कंपनी के क्लाइंट में कौन कौन है? लॉरस लैब, ऑरबिंदो फार्मा, सीसी ग्रैंड लिमिटेड, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के नाम दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज आपकी जानकारी में होनी चाहिए, आपको ध्यान होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे कंपनी की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे जो कि हमारे पास फंडामेंटली है, इनको हम देखना चाहेंगे। तो अगर इनको ध्यान से देखिए आप कि यहां पर कंपनी का मार्केट कैप अभी है 1025 करोड़ का, करंट प्राइस है 280, बुक वैल्यू 125 की ही है और करंट प्राइस से ये लगभग 2 गुना पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 30 के लगभग है और इंडस्ट्री का पी भी लगभग उतना ही है, तो वो उससे थोड़ा कम ही ट्रेड कर रहा है, ज्यादा नहीं है। आरओसी 15 का, आरओई 12 का, दोनों अच्छे कहे जाएंगे, खराब नहीं कह सकते इनको। डिविडेंड 5 साल का इसने अच्छा दिया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे एक बेस्ट फैक्टर मानी जा सकती है, इनका विश्वास अभी भी अपनी कंपनी पे है, ये ध्यान देने वाली बात है। कंपनी का डेट फ्री होना ये एक अच्छा साइन माना जाएगा। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए अनप्लेज इतनी ही है, थोड़ी बहुत प्लेज करा रखी है, दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये बात अच्छी थी लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो भी हमें नोट करना होगा कि भाई साहब आपने अनप्लेज इतनी कर रखी है और प्लेज इतनी क्यों करवा रखी है भाई, ये दिक्कत वाली बात है। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। हम अभी पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हैं, डिसीजन हम चार्ट के ऊपर बात करके लेंगे। फ्री कैश फ्लो ठीक ठाक कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, पीजी रेशियो भी हम ठीक ठाक कह सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें पता चली है और ईपीएस कंपनी का 9-10 रुपए का है जो कि लगभग ठीक ठाक कहेंगे, बहुत अच्छा नहीं। अगर कंपनी 280 पे ट्रेड कर रही है और अभी मानो ईपीएस होता 30 या 40 रुपए का, तब तो ये माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस हो जाते हैं, लेकिन ईपीएस कुछ ऐसा खास नहीं है तो मैं माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस नहीं कह सकता। ओवरऑल ठीक फंडामेंटल है लेकिन कुछ ऐसे नहीं है कि यहां से मैं डायरेक्टली इसको जाके ब्लाइंड बाय करूं, वैसे फंडामेंटल्स नहीं है। आइए आगे समझते हैं।
नेक्स्ट डाटा को देखते हैं, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। इसको आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से देखिए, जून 20 के अंदर, वो तो कोविड का टाइम था, खैर 45 करोड़ की सेल्स और 8.84 करोड़ का प्रॉफिट। ईपीएस था 2 रुपए के लगभग का। राइट नाउ सिचुएशन क्या है, 79 करोड़ की सेल्स और यहां पर प्रॉफिट है 5 करोड़ का ओनली, 5.91 का। क्यों? मार्जिन्स कंपनी के टूटे हैं बुरी तरह, मार्जिन्स टूटे हैं। कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर देखिए, 1 2 3 4 अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हैं। और यही अगर आप पीछे जाएं तो 20 15 25 ऐसे प्रॉफिट आ गए थे कंपनी के, और अभी कहां प्रॉफिट है, प्रॉफिट अच्छे नहीं है। इसलिए गिरावट आएगी ना। लोगों को अब पता चल रहा है कि गिरावट आई क्यों है, क्योंकि ऐसा हुआ है, अगर चार्ट पे जाएंगे तो पिछले 1 साल से उसी प्राइस पे खड़ा है, कुछ खास ऊपर नहीं गया, वहीं का वहीं खड़ा है। तो 1 साल से मार्केट को सब पता है क्या करना है क्या नहीं। यहां पर अगर सबसे अच्छे प्रॉफिट की बात करें तो 25 करोड़ का था। कब का? जून 2022 का प्रॉफिट था उस क्वार्टर में। और सबसे अच्छी सेल्स भी लगभग इसी क्वार्टर की थी, 89.41 करोड़। कंपनी एक बार भी 100 करोड़ की सेल्स का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। अच्छी चीज क्या है, कंपनी की सेल्स यहां पे टूट नहीं रही है, बस एक बार सितंबर में टूटी थी। वो क्यों टूटी थी मैं बता देता हूं। कंपनी का जो गुजरात कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड है, उसके साथ कुछ विवाद हो गया था, तो इनका एक प्लांट बंद हो गया था। मैं पूरा इन डेप्थ न्यूज एनालिसिस नहीं करने बैठा, मैं सिर्फ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो प्लांट बंद हुआ, उसका इफेक्ट आया, फिर वो प्लांट वापस स्टार्ट भी हो चुका है। तो उसके बाद सेल्स इसकी अच्छी ग्रो करनी शुरू कर गई थी। मार्जिन्स जहां पे कंपनी 34% 37% तक मार्जिन ले आई थी, वो भी सिर्फ 9% के आसपास रह गए हैं। इसलिए गिरावट आएगी शेयर में, और वो इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। आगे समझते हैं चीजों को, आगे चीज क्या बोलती है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, ताकि क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। अब आ गए हम ईयरली पीएनएल पे। ईयरली पीएनएल को देखिए, पिछले 2012 से लेके अभी तक का डाटा है। 2012 में 32 करोड़ की ईयरली सेल्स, प्रॉफिट 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट साल भर का होता था। राइट नाउ सिचुएशन क्या हुई है, और पिछले 5-4 साल की सिचुएशन पूरी समझिए। कंपनी का एनालाइज करना है, 5-4 साल की सिचुएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से, अभी आ रहा है 303 करोड़ का सेल्स किया है कंपनी ने, जो कि पिछले कई सालों में सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसा ही सेल इसने 2019 में भी किया था, सेम ही सेल्स हुआ, मतलब 4 साल की ग्रोथ 0/LUL ये रही है। प्रॉफिट उस टाइम पे कंपनी ने दिया था 43 करोड़ का, और अभी दिया है 55 करोड़ का, जो कि एक अच्छा साइन है, बिकॉज मार्जिन 22% से 23% हो गए। अदर इनकम इतनी थी, वो थोड़ी बढ़ के ज्यादा हो गए, जो कि हमें डाटा दिख रहा है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। आगे समझिए, पिछले कई सालों से देखिए, कंपनी लगभग 50 करोड़ का प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, लेकिन इस साल उम्मीद है कि सिर्फ 36 करोड़ का ही प्रॉफिट आएगा। ये उम्मीद है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बट ये डाटा है जो हमें मालूम होना चाहिए। इस साल 300 करोड़ से भी कम की सेल्स का अनुमान है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, डेफिनेटली एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन चार्ट क्या बोल रहे हैं, चार्ट क्या इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मेन जानकारी वाली चीज वो होगी। अगर चार्ट इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी यहां पे तेजी बन सकती है और ये डाटा चेंज हो सकते हैं। बट ये इतना हमें पता होना चाहिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन है कंपनी की। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, कंपनी का ईपीएस एक टाइम पे 17 का था, और उससे पहले आइए यहां पर देखिए ईपीएस कितना था, 33 का ईपीएस था, जब कंपनी 158 करोड़ की सेल्स कर रही थी। अब वो ईपीएस 17 होता है, तब तक ठीक था, लेकिन जैसे अब वो 9 के नीचे जाता है तो दिक्कत होती है, समस्या होती है, और मार्केट उसी हिसाब से वैल्यूएशन देता है। बट क्या चार्ट इसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो डाटा है उसको, मेन चीज वो है। आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं क्या है। आगे ये हमने देखा कि कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव क्या है। कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ हमेशा कंपनी की अच्छी रही है, 10 साल में, 5 साल में अच्छी रही है। पिछले 3 साल से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए सेल्स ग्रोथ नहीं है अच्छी, दिस इज नॉट गुड सेल्स ग्रोथ। पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ की ये जो सेल्स ग्रोथ है, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, अच्छी नहीं कह सकते। ये 2 अच्छी थी, यानी 5 साल और 10 साल के व्यू के साथ तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत अच्छी, खराब, ये इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान में रख लीजिए। पिछले 3-4 साल से कंपनी को यहां पर आपको दिख रहा है दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी आज तक क्या रही है, वो ध्यान से देखिए। 10 साल की अच्छी यहां पर दिख रहा है, 5 साल की अच्छी, 3 साल की भी अच्छी, और यहां पर 1 साल की भी अच्छी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में बढ़िया है, ये सपोर्ट करता है डाटा इन्वेस्टर्स को, ये अच्छा डाटा है जो इन्वेस्टर को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर आगे की इंफॉर्मेशन पकड़ ले तो ये है प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, किस प्रोडक्ट से रिवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो हमें समझना है। तो जो एचएमडीएस प्रोडक्ट है वो 48-49% लगभग कंट्रीब्यूट करता है रिवेन्यू में, और ऑयल वेल कंपल्सन का जो प्रोडक्ट है जिसका कि मैंने आपको दिखाया था वो केमिकल, वो कंट्रीब्यूट करता है 24%। सीएमआईएस ये कंट्रीब्यूट करता है 27% का रिवेन्यू। तो सबसे मेजर रिवेन्यू इसकी एचएमडीएस ये जो प्रोडक्ट है इसी से आती है, जो आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, इससे सबसे अच्छी रिवेन्यू कंपनी की आती है। आगे समझते हैं और डाटा क्या बोल रहे हैं। अगर जाएं तो लोकेशन वाइज ब्रेकअप को हम देख सकते हैं।
डोमेस्टिक देखिए यहाँ पर 41% जो रेवेन्यू आती है वो डोमेस्टिक है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में इसका काम है, जिसमें यूएसए, चाइना और जापान और बहुत सारी कंट्रीज है जिनका कि यहाँ पे ये कंपनी जिनके साथ एक्सपोर्ट बिजनेस करती है, जिनको ये अपने केमिकल्स एक्सपोर्ट करती है। तो उसमें मेजर 3-4 क्लाइंट यही है जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आगे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लीजिए। शेयर होल्डिंग क्या है कंपनी की? अभी प्रोमोटर्स के पास 75% होल्डिंग है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, ये हमें नोट डाउन करना है। शेयर होल्डिंग अदर्स के पास सिर्फ 25% है, जिसमें म्यूचुअल फंड के पास थोड़ा सा माल है। एफआईआईज की यहाँ कोई मेजर होल्डिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आगे इसी को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखना चाहें तो ये डिटेल एनालिसिस, जहां आपको पता चल रहा होगा प्रोमोटर्स के पास में लगभग 74-75% का माल है। एफआईआईज के पास पहले जरूर था, बट इन्होंने आईपीओ आने के बाद देखिए शेयर्स बेचे हैं, यानी जो ऊपर से गिरावट आई है वो कौन लाए हैं? क्लियर हो गया ना, एफआईआई लाए हैं, उन्होंने माल बेचा है। डीआईएस के पास बहुत कम माल है और पब्लिक के पास लगभग 25% का माल है, जो हमें पता होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमने देख ली। अब रियलिटी आएगी चार्ट पे। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा, क्लियर पिक्चर वही मिलेगी। तो अब हम आ गए हैं चार्ट पे। कैमकॉन का चार्ट दिख रहा है। लिस्टिंग के बाद शानदार गिरावट, पता चल गया गिरावट किसकी वजह से है? मोस्टली एफआईआईज की वजह से आई है ये गिरावट। उसके बाद देखिए पिछले 1 साल पहले भी इसी प्राइस पे था जब 2022 लगा था तब, और आज 2023 खत्म हो जाएगा अभी 2-4 महीने बाद, तब भी इसी प्राइस पे है। बीच में एक स्विंग बना क्योंकि उस टाइम पे कंपनी ने 25 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, वो एक स्विंग बना बट सस्टेन नहीं हुआ तो वापस नीचे, और कंपनी का शेयर अभी भी उन्हीं रेंज के आसपास है। अब किया क्या जाए, मेन चीज ये है। तो वीकली चार्ट पे एक चीज देख लो कि ट्रेंड अभी क्या है। तो ट्रेंड अभी कंसोलिडेशन का है। किस चीज का है? दैट इज कंसोलिडेशन। यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। एक चीज अच्छी क्या है, इस लेवल के नीचे गया था शेयर और तुरंत रिकवरी करके ऊपर आया, यानी कि इससे नीचे, इस लेवल के नीचे अब मार्केट इसको नहीं देख रहा है, ये हमें क्लियर हो गया है। इसके नीचे जाना मुश्किल है, ये हमें पता चल गया है यहाँ पे। और ऊपर में जब इन लेवल्स को काटता है तो एक शायद अच्छा अप मूव बनने के चांस बनेंगे यहाँ पे। तो वीकली चार्ट अभी न्यूट्रल है, कंसोलिडेशन के इंडिकेशन दे रहा है। इसको मंथली कन्वर्ट करके देखते हैं, हैव अ लुक, शायद कुछ हमें समझ में आ जाए मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट कन्वर्ट किया, ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने मंथली चार्ट आपके सामने लगाया और इस गिरावट के डाटा को हम डिलीट करते हैं। ये मंथली चार्ट, अच्छी बात क्या है, आपको भी दिख रही होगी पिछले कितने महीनों से यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है। ध्यान से देखिए, ये एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखिए, इस रेंज से यहाँ तक का बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जा रहा और ये लेवल के ऊपर नहीं आ रहा। ये करीब 310 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट नहीं आ पा रहा। तो ये कंसोलिडेशन रेंज में है। इससे ऊपर निकलता है तो हम कह सकते हैं कुछ मोमेंटम बनेगा, ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छा साइन हो जाएगा। बट फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया कि लेवल्स 2 है, ऊपर में 310 और नीचे में लगभग ये 230-40 के आसपास का लेवल है, जो हमें ध्यान होना चाहिए। शायद वो 220 का लेवल है। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, इस लेवल पे हमने कर्सर रखा और ये लेवल हमारे सामने आया है ऊपर 221 रुपए का, जो आपको यहां दिख रहा है, दैट इज 221, ये नीचे का लेवल है। अब चलते हैं इसके डेली चार्ट पे। देखिए मेन चीज जो है वो डेली चार्ट भी बताता है, तो डेली चार्ट कन्वर्ट करता हूं। यहां पर मैंने आपके सामने इसको कन्वर्ट किया, हैव अ लुक, दिस इज डेली चार्ट। यहां पे डेली चार्ट पे बात करते हैं कि डेली चार्ट बोल क्या रहा है। इसको यहां पर हम डाटा को, गिरावट को हटाते हैं। साथ में मैंने यहां पे लगा रखा है आपके सामने 200 डेज का मूविंग एवरेज। ये देखिए मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट दे रहा है स्टॉक। लास्ट टाइम जब मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, एक अच्छा स्विंग बना था जहां पर स्टॉक ने लगभग यहां पर 330 रुपए के लेवल से 480 तक के 50% की अपसाइड का मूवमेंट हुआ था। यहाँ पे एक बड़ा मूव हुआ था, तो वो दिया था अपने ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को। राइट नाउ कहाँ है, ये इन्हीं लेवल्स के आसपास झूला झूल रहा है, इसको नहीं काट पा रहा। तो अगर ये लेवल कटता है, ये लेवल कटता है जहां पर आज खड़ा है, तो भी एक बुलिश साइन होगा। और 300 के आसपास का लेवल कट जाए तो कहना ही क्या। हमने बात करी थी मंथली चार्ट पे 310 के लेवल की, बट डेली चार्ट पे बात करूं तो 300 इज ऑल्सो गुड लेवल। अगर ये भी कटता है तो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल टूटने पे यहां पे क्लियर होगा कि बेयर्स की जो ग्रिप है, यहां से ये जो बेयर्स की ग्रिप है ये कमजोर हो चुकी है, यहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक क्लियर नहीं है। आप मोटा मोटी 310 का ही इंपॉर्टेंट लेवल पकड़ के चलिए, 300 को अवॉइड करो क्योंकि 300 साइकोलॉजिकल है, लेकिन फिर भी हम 310 को पकड़ेंगे। मंथली चार्ट को ज्यादा रिलेवेंट मानते हैं, डेली भी है यहाँ पे, लेकिन मंथली को फिर भी ज्यादा रिलेवेंट मानेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन काफी बड़े टाइम से हो रहा है। बेयर्स की ग्रिप काफी अच्छी रही है, बट ये टूट जाएगी 310 के ऊपर। इतना क्लियर हो गया। तो तीनों टाइप के चार्ट हमने देख लिए, डेली, वीकली एंड मंथली, कि तीनों बोलते क्या हैं। तो मंथली चार्ट बोलता है 310 के ऊपर, वीकली चार्ट भी सेम ही बात बोल रहा है, डेली चार्ट लगभग 300 बोल रहा है,
बट हम दो अगर वो चार्ट बोल रहे हैं तो 310 को इंपॉर्टेंट लेवल मान के नोट डाउन चीज़ें कर सकते हैं। वापस मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, हैव अ लुक, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ये हमने देखा, ये मंथली चार्ट है, इसको मैं वीकली कन्वर्ट करके दिखाना चाहता हूँ आपके सामने। ये इसको वीकली कन्वर्ट किया। अब बात करेंगे कि किया क्या जाए, आज की डेट में क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है। क्या एक कंपनी जो कि अपने हाई से 70% टूट गई, क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये स्टॉक 720 से यहाँ आया है, तब तक तो ये 70% टूटा है। बट अगर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो ये 70% नहीं टूटेगा, ये 2.5 गुना हो जाएगा। 70% नहीं बढ़ेगा, 2.5 गुना बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2.5x हो जाएगा। इसलिए यही तो बात है ना, राइट टाइम पे इन्वेस्ट करना, फंडामेंटल देख के। फंडामेंटल तो यहाँ भी बढ़िया थे, अब यहाँ खराब है ना। यहाँ पे जिसने लगाया उसका 70% टूट गया, यहाँ जो लगा के अगर यहाँ तक प्ले कर लेगा तो वो 2.5 गुना पैसा कर लेगा। ये चीज़ की समझ कहाँ है? यही तो चाहिए कि भाई साहब ऐसे खाली फंडामेंटल देख के नहीं लगाए जाते। राइट टाइम टू बाय क्या है, मेन तो वो देखा जाएगा जहाँ पर लेकर हम कुछ कर सकें। हमें करना क्या है, मेन कंसेप्ट वो है। खाली बाय करना या फंडामेंटल देख के ब्लाइंड बाय करना, उससे कुछ नहीं होगा। पोजीशन मैनेज करनी आनी चाहिए। तो वीकली चार्ट पे एक चीज़ पता है, ट्रेंड स्टिल नेगेटिव। जिनके पास ऊपर से है वो क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई? 70% टूटने के बाद आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि देयर इज नो सेंस इन सेलिंग। मेरे हिसाब से देयर इज नो सेंस इन सेलिंग एट दिस पॉइंट। यहां पे सेलिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई सेंस नहीं है। बट इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास ऊपर से है कि वो SIP या फिर एक्यूमुलेशन मोड पे इसके साथ जा सकते हैं। इवन बहुत चांस भी मिला है SIP एक्यूमुलेशन मोड पे या कुछ ऐड करना चाहें, वो अगर विलिंग है, तैयार हैं कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि अब चार्ट पे कुछ इंडिकेशन आ रहे हैं, तो वो देख सकते हैं SIP के तौर पे। ये उनको पता होना चाहिए। तो जिनके पास ऊपर से उनका क्लियर हुआ। आगे समझिए, जो अभी फ्रेश लेना चाहते हैं, फ्रेश लेना किस पर्पज से? इन्वेस्ट के पर्पज से। ध्यान सुनिए, फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या करें? देखो भाई, अभी नो इंडिकेशन है। अभी क्या है? नो इंडिकेशन। अभी इंडिकेशन है नहीं। एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि 310 के अगर ऊपर आता है तो यहां पर एक ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। इन्वेस्टर अभी क्या करें? इन्वेस्टर को ये सुन लीजिए कि इससे बहुत अच्छी कंपनियां अवेलेबल है। ये पहली बात। ये टोटली एक रिस्की बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं आ रही है, जो कि मिसिंग है, बट लंबा होरिजन है। तो अगर रिस्की प्लेयर चाहें, ओनली रिस्की प्लेयर्स, वो यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अमाउंट, अगर मैं होता यहाँ पे, मुझे इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना होता तो मैं भी 60 से 70% इन्वेस्ट कर लेता, इतना परसेंट में डाल देता। मानो 100 शेयर लेने तो मैं इतने ले लेता, खाली रिस्की पैसे से। ऐसे पैसे से नहीं जो मुझे सेफ लगा रहा हूँ। यानी सेफ में अगर 5 लाख लगाऊं किसी कंपनी में, तो इसमें मैं कितना लगाऊंगा? इसमें मैं 1.5 या 2 लाख ही लगाऊंगा। उस 1.5-2 लाख का भी 70 या 60% ही अभी लगेगा, बाकी 30% कोई डिप पे या फिर 310 के ऊपर जाए तो सोचेंगे। ऐसा काम करता। तो ये इन्वेस्ट वालों के लिए क्लियर कर दिया आपको। अब आइए ट्रेड वालों के लिए, जो अभी इसमें सोच रहे हैं कि कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली स्विंग ट्रेड दिख रही है क्या, उनके लिए 310 के ऊपर जाने पे एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये ध्यान रखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा? ये रहेगा, चलिए मैं आपके सामने लगा देता हूं। ये है करीब 260 का लेवल। ये लेवल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे स्टॉक नहीं आना चाहिए। 260, 310 के ऊपर निकलता है, 260 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा बुल्स के लिए। ध्यान रखिए, काम मत करना, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात करो, बट ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली 335-40 के आसपास जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, 335 से 340 की एक रेंज होगी, वहां पर स्टॉक के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। ये 335, 340 फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद में स्टॉक के लिए यहां पे जो हमें दिख रहा है 365 और देन 400 प्लस के लेवल। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये लेवल ध्यान में रखने लायक है। अबो 300 प्लस, देखो आप 300 के ऊपर भी एक्टिव हो सकते हो 260 के साथ, बट फिलहाल है ना, अभी इंडिकेशन नहीं है, इसको ध्यान रखो। 300 और 310 के ऊपर देख सकते हो, 260 के साथ 335, 340, 365 एंड 400 प्लस के लिए इस स्टॉक को कैसे बुक करना है, क्या करना, वो आप डिसाइड करो। मैं इंपॉर्टेंट लेवल दे रहा हूं जो इस चार्ट पे है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछो, बुक करना है, कहाँ करना है, बाय करना है, वो सारी बातें उनसे करो। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल दिए और मेरे हिसाब से 310 के ऊपर ये लेवल्स विजिबल होंगे आने वाले 4-6 महीने के अंदर। जैसे इसके ऊपर निकलता है तो 4-6 महीने वो 400 भी जा सकता है, यानी अपसाइड ऑफ 30% वो देखने को मिल सकती है। तो ये ट्रेडर्स के लिए हो गया। अब चौथी कैटेगरी जो कि इस कंपनी में काम करना चाहती है या लेना चाहती है, वो अगर SIP मोड में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से 1.5 साल से आप लगभग उन्हीं प्राइजेस के आसपास हो। दिस इज अ क्लियर साइन कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और इसमें जैसे ही फटेगा ये ऊपर की साइड, तो अगर कोई 30, 40, 50% रिटर्न चाहता है SIP मोड के थ्रू,
इजीली ये स्टॉक देने की कैपेबिलिटी रखेगा। लेकिन जाना उसको एसआईपी मोड में पड़ेगा अगर वो एसआईपी से जाना चाहता है तो। और ट्रेडर्स के लिए बता दिया, इन्वेस्टर्स के लिए एंड जिनके पास होल्डिंग में है उनके लिए भी क्लियर एक्सप्लेन किया है। बहुत मेहनत लगती है पूरी एनालिसिस में। इस कंपनी के ऊपर पिछले 20 दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हर चीज़ निकाली है, हर चीज़ देखी है, उसके बाद आपके सामने एनालिसिस लाया हूँ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ में अगर ऐसी एनालिसिस आपको सीखनी है, वेब एनालिसिस का आपको जो लिंक है, जो डिटेल है, जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उधर पढ़ लीजिए। अगले बैच में आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस के लिए, जहां पे आप ऑनलाइन मेरे साथ 1-to-1 1.5-2 महीने सीखेंगे। उसके बाद मेरे ट्रेनीज ग्रुप में आप लाइफ टाइम रहेंगे और हमारी गाइडेंस का फायदा आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां मैं प्रीमियम चार्ट देता हूं, मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं, जो मोमेंटम होते हैं जिन चार्ट में, वो स्कैनिंग करके आपके साथ लाता हूं, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट खुलाकर आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं और आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। और वेब एनालिसिस की जानकारी के लिए भी इसी नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगले बैच के लिए आप भी सीट लॉक करवा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। मोटिव है हमारा सिखाना, किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ना हम देते हैं, ना हमारे नाम पे अगर आपको कोई देता हुआ मिले तो उसकी बात सुनिएगा। ओनली लर्निंग पे फोकस है। लर्निंग चाहते हैं तो वेलकम। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।